तो क्या दिल्ली सच में बारूद के ढेर पर बैठी थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी? क्या दिल्ली की धरती पर 200 बमों के साथ वो खौफनाक खूनी खेल रचने की तैयारियां थीं जो 26/11 में मुंबई को लहूलुहान कर गया? क्या असली साजिश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि गुरुग्राम और फरीदाबाद तक को तहस नहस करने की थी? क्या अगर आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब होते तो लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, गौरी शंकर मंदिर पर भी बम फूटते? क्या सफेद पोश डॉक्टर आतंकवादियों का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं बल्कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश थी? हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने की कोशिश थी? वो जगह जहां देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां देश का राष्ट्रपति भवन है और जहां देश की संसद चलती है, उससे केवल 5 मील की दूरी पर एक धमाका होता है जिससे देश अब तक हिला हुआ है। शायद ये पहली बार है कि सबको दिख रहा है कि आतंकवादी हमला है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक आतंकवादी हमला नहीं कहा गया। एजेंसी से जो छन छन कर खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि एक पैनिक ब्लास्ट था, आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया था क्योंकि उनके नेटवर्क को जम्मू कश्मीर पुलिस ने तोड़ दिया था। वक्त रहते गिरफ्तारियां की थी, विस्फोटक बरामद की थी, एक बड़े खतरे से देश को बचा लिया था। लेकिन जिस तरह से अब खबरें निकल कर आ रही हैं तो ये सवाल पैदा करती हैं कि क्या पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के इशारे पर हिंदुस्तान के गद्दारों ने देश को दहलाने की गहरी साजिश की थी? खबर है कि एक गाड़ी में धमाका हुआ है जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, I-20, लेकिन आतंकवादियों ने 2 गाड़ियां और रखी थी। उस गाड़ी का नंबर तक फिलहाल सामने आ चुका है। तो क्या और भी आतंकवादी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं? क्या जानबूझकर जैश ने कश्मीर के कुछ डॉक्टरों को चुना क्योंकि डॉक्टर्स पर आमतौर पर लोग शक नहीं करते? हमारी एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसमें मुजम्मिल कहता है कि 26 जनवरी को लाल किले पर धमाका करना था। तारीख और जगह देखिए, 26 जनवरी, वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के नीचे गर्व से खड़ा हो। उसी दिन 26/11 के अंदाज में दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश। अब ये सोचकर सच कहें तो मन में डर पैदा हो रहा है। ये डर पैदा हो रहा है कि अगर पोस्टर लगाने की बेवकूफी में वो कश्मीर में डॉक्टर आदिल जो दिखाई पड़ गया फुटेज में, अगर वो नहीं दिखता, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्स्ट्रा अवेयरनेस दिखाकर लीड नहीं ली होती और इस डॉक्टर आदिल के जरिए फरीदाबाद में एक जिहाद की पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज नहीं किया होता, अलग अलग जो है गिरफ्तारियां इसके चलते नहीं हुई होती, तो क्या एक और 26/11 होने वाला था? ये शायद पहला मौका है, बार बार मैं कह रहा हूं, कि जब प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवादी घटना दिखने वाली घटना को लेकर अब तक आतंकी घटना का टैग नहीं दिया गया है। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं, जो दिख रहा है, उसे देखकर ये कहने में कोई शक नहीं है कि दिल्ली में हुआ विस्फोट कोई हादसा नहीं था, ये साफ साफ आतंकवादी था। कार में मिला बारूद वही था जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था। एनआईए की जांच करना अपने आप में आतंकवाद के होने का सबूत देती है। और ये घटना ये बताती है कि जैसे पुराने जमाने में हमारे घर के दुश्मन घर के किलों को खोलकर दुश्मन को घर में घुसने का मौका देते थे और राज्यों की बर्बादी करवाते थे, वैसे ही इस बार भी दुश्मन सरहद पार खतरनाक नहीं है। दुश्मन वो खतरनाक जो हमारे आपके बीच में बैठा है। दुश्मन की कोशिश हिंदुस्तान के खिलाफ जंग के ऐलान की थी। इसे आप देश का सौभाग्य कहेंगे, सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी कहेंगे, या फिर आतंकवादियों की एक छोटी सी गलती जिससे आज 26/11 होने से जो कुछ हुआ है अभी उससे हम ओवर नहीं हो पाए। अभी भी अगर आप जाएंगे लाल किले के आसपास और लोगों से बात करेंगे, और तमाम टीवी चैनल्स गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये 10-12 जो नंबर मौत का आ रहा है ये कम है, ये ज्यादा होगा, क्योंकि लाल किले पर रेड लाइट पर यह गाड़ी में धमाका हुआ है।
300 मीटर दूर किसी की उंगली, किसी का फेफड़ा, किसी का गुर्दा, किसी का मांस का टुकड़ा पड़ा था। और यह वो इलाका है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। एक सीसीटीवी फुटेज आया है और उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीड़ थी। और इसके बाद अगर 300 मीटर दूर तक छटक के गया तो क्या केवल 10 लोग थे? क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं, वो गरीब लोग जो आसपास रेहड़ी पटरी पर काम करते हो, कह रहे हैं कि यहां बहुत सारे लोग थे जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो बच्चे थे, जो जाते थे सामान बेचने, गाड़ी देखकर टूट जाते थे। और रेड लाइट पर सबसे ज्यादा वो लोग एक्टिव होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, अगर वो पूरी तरह मुकम्मल अंजाम दी जाती तो शायद ये देश एक और 26/11 के सदमे में होता। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक छोटी गलती से 26/11 होते होते, क्योंकि तैयारी 26/11 की। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं और आप तक इस घटना को लेकर जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं। आप तक पहुंचने में आसानी होगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाला। लेकिन ये आतंकवादियों के पकड़े जाने की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हालांकि ये कोई काल्पनिक अध्याय नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कड़वा सच है जो जांच की रोशनी में सामने आया है। कैसे मेडिकल प्रोफेशंस यानी डॉक्टर्स की आड़ में हिंसा की सुसज्जित मशीनरी बनाई गई, कैसे नेटवर्क ने पोस्टरों के जरिए सुराग छोड़े और फिर सुरक्षा बलों ने परत दर परत उसके जाल को काटकर 26/11 होने से बचा। अब इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी के पहले 2 किरदार जो आते हैं वो आता है डॉक्टर मुजम्मिल। वही डॉक्टर मुजम्मिल जो इन दिनों एजेंसियों को बता रहा है कि हम लाल किले पर हमला करने वाले थे, 200 बम हमने बना रखे थे, हमारा टारगेट फरीदाबाद भी था, हमारा टारगेट गुड़गांव भी था, 26/11 की टारगेट। और दूसरा डॉक्टर उमर, वही उमर जो I-20 कार में बैठा था और लाल किले के सामने बम से उड़ा दिया। ये दोनों कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों घर जो है वो 800 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों ने साथ साथ पढ़ाई करी, MBBS किया, डॉक्टर बने। इनके गांव वाले सोचते थे कि ये गांव का गुरूर है। उमर मर गया है, मुजम्मिल जेल में है और गांव वाले धिक्कार रहे, थूक रहे इन पर। उमर के बहनोई साहब बता रहे थे कि उमर ने कहा था 4 दिन बाद घर आएगा। अब उसका DNA पहुंचा है, उसके माँ बाप को उठाया गया है, घर वालों को उठाया गया है वेरीफाई करने के लिए। परिवार भी कह रहा है कि हम क्या कहें, क्या ही कहेंगे, जब कहना था, पकड़ना था तब कुछ कहा नहीं, अब क्या कहेंगे। लेकिन ये सारी कहानी एक्सपोज हुई एक कागज के टुकड़े से। 19 अक्टूबर साल 2025 कश्मीर के नौगाम में जैशे मोहम्मद के पोस्टर दिखाई पड़े थे। वो पोस्टर जो धमकी भरे शब्दों में थे, शरीयत का हवाला दे रहे थे, भारतीय सेना को निशाना बनाने वाले थे। इसके बाद इन पोस्टर्स को देखकर 27 अक्टूबर को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसके बाद फिर पोस्टर दिखाई पड़े। पुलिस को और दिमाग खराब हुआ कि भाई साहब इतने सारे पोस्टर कौन लगा रहा है। फिर पुलिस ने कश्मीर के अंदर CCTV फुटेज खंगालने शुरू किया। और जब फुटेज खंगाला तो 31 अक्टूबर को एक शख्स फुटेज में दिखाई पड़ा। नाम डॉक्टर आदिल, सहारनपुर का डॉक्टर था, MBBS किया हुआ। वो पोस्टर वाले इलाकों में चक्कर काटा था। पुलिस ने सर्विलांस शुरू करी तो पता लगा कि आदिल जो है वो गद्दार है, हमारे देश के दुश्मनों से बात कर रहा था। उसकी लोकेशन मिली, फिर उसे धर दबोचा गया। उसके पास से AK-47 ग्रेनेड विस्फोटक बरामद हुए। फिर इसी आदिल ने बताया कि फरीदाबाद के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल, उसके पास बहुत सारा विस्फोटक है। पुलिस ने सुताई की होगी, बताया उसने। 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है और अगले दिन मुजम्मिल को पकड़ लेती है। आपके मन में यह भी सवाल आया होगा बीच में कि उस पोस्टर में ऐसा क्या लिखा था जो इतना गंभीरता से पुलिस ने ले लिया। तो पोस्टर में लिखा था कि उम्मीद है आप ठीक होंगे। पोस्टर में लिखा था जो हमने कहा उस पर अमल करो, हम देख रहे हैं कि आप लोग गुनाहों में डूबे हैं, शरीयत के खिलाफ काम बंद करो वरना शरीयत के मुताबिक एक्शन।
कुछ लोग भारतीय दरिंदों का साथ दे रहे हैं, उनसे कहता हूं बाज आओ, आखिरी चेतावनी, माफी नहीं मिलेगी। जो दुकानों पर इन दरिंदों को पनाह देते हैं उनसे कहता हूं रुक जाओ, सख्त एक्शन होगा। खासकर श्रीनगर के नौम बनपुरा में ऐसे लोग ज्यादा हैं, समझ जाओ। और ये कमांडर अंजला के नाम से 17 अक्टूबर को छपा था। सच कहें तो ये शब्द नहीं थे, कागज पर खुला ऐलान था जिहाद का। और इसी बीच में एक शादी का कार्यक्रम होता है जहां पर तैयारी की जाती है 4 अक्टूबर 2025 को सहारनपुर। डॉक्टर आदिल की शादी थी, वही डॉक्टर आदिल जिसे पहली बार पकड़ा गया था, सीसीटीवी में दिखाई पड़ा था। डॉक्टर रुकैया से कोई आम शादी नहीं थी, इसमें कई खास मेहमान थे। अब जो खास मेहमान हैं वो उनसे इशारा अप्रत्यक्ष तौर पर आतंकवादियों को लेकर कह रहे हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्योंकि इस शादी के अगले दिन ही इस मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया। मकसद था सेना को डराने वाले पोस्टर, हथियारों की सप्लाई, फंडिंग का जाल। आदिल जो है वो लॉजिस्टिक फाइनेंस संभाल रहा था। प्लान था कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्ट चैनल बनाए। अब क्योंकि डॉक्टर पर कोई शक करता नहीं है, इसलिए उनके लिए जिहाद करना आसान था। और इस सब में एक और लड़की उसका साथ दे रही थी, जिसका नाम था डॉक्टर शाहीन सैयद। इसे डॉक्टरों को जूता निकाल के मारना चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया था हमारे देश को, ये गद्दार। अब डॉक्टर शाहीन सैयद इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, कानपुर मेडिकल कॉलेज में 7 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रही, 21 में नौकरी छोड़ी, फिर गायब हो गई, फिर अल फलाह ज्वाइन किया। वहीं से जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया के संपर्क में आई। सादिया ने अपने पति यूसुफ अहमद की मौत के बाद जमात उल मोमिनात नाम का एक महिला आतंकवादी संगठन बनाया। शाहीन को इसकी मेंबर बनाया गया। शाहीन को काम दिया गया कि तुम महिलाओं को कट्टरपंथ की लाभ पर लाओ, भारत में और ज्यादा स्लीपर सेल तैयार करो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में जहर डालो, उनका ब्रेन वॉश करो। पाकिस्तान से फंड मिल रहा था, वहीं से लॉजिस्टिक मिल रहा था, ये भी उठा ली गई। कोई इन्हें मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी कह रहा था। मतलब खानदान डॉक्टर, इनके भाई साहब भी डॉक्टर है, डॉक्टर परवेज, उनको भी यूपी एटीएस ने उठा रखा है। अब भाई पता नहीं वो गुनहगार होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर खानदान में डॉक्टर्स जो हैं वो आतंकवादी निकल रहे हैं तो घर परिवार वालों को भी उठाया जाएगा, क्योंकि शक सब पे होगा। खैर, ये पोस्टर इन सबके बीच में ये ऑपरेशन कश्मीर पुलिस की हिम्मत और स्मार्टनेस का मिसाल था, क्योंकि अगर वो छोटा पोस्टर नहीं पकड़ा जाता तो ये जो बड़ा रैकेट था ये कहीं पता नहीं चलता। आदिल से मुजम्मिल से पूरी यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्टर्स, और उसी डॉक्टर ने मुजम्मिल का जो दोस्त था 800 मीटर वाला उमर, जो यहां फटा लाल किले में, वो पकड़ा। सो इस मामले में अगर किसी की तारीफ करनी सबसे पहले तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस की। सीसीटीवी फुटेज खंगालना, सर्विलांस देखना, दिन रात मेहनत करना, कभी कश्मीर से सहारनपुर आना, फरीदाबाद जाना, लखनऊ से श्रीनगर आना, हर कड़ी को जोड़ा, और उसके बाद विस्फोटक बरामद किया, हथियार बरामद किए। अब यही कहा जा रहा है कि जो हुआ वो हमें दहलाने वाला था, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर ये वाला मॉड्यूल कामयाब हो जाता तो फिर देश में तबाही मच जाती। अल फलाह यूनिवर्सिटी, शिक्षा के क्षेत्र में आतंकवाद, डॉक्टर्स भगवान मान रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आतंकवाद। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली कहानी। अब इसे आतंक का अड्डा, जिहाद का अड्डा भी कहा जा रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग निकले हैं। हालांकि पूरी यूनिवर्सिटी में सभी लोग क्या गुनहगार हैं? नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में निकले हैं, तो फिर इस यूनिवर्सिटी को जिहाद के अड्डे के तौर पर तो देखा जाएगा। यही वो जगह है जहां से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन सहित जैसे लोग पढ़ा रहे थे। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूनिवर्सिटी में किसी को पता ही नहीं था कि उनके प्रोफेसर्स जिहाद की राह पर हैं? कैसे एक मेडिकल कॉलेज जिहादी डॉक्टरों का गढ़ बन गया? मतलब ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। 2019 में ये यूनिवर्सिटी जो है एमबीबीएस का लाइसेंस पाई थी, और इसी में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, सबके दिमाग में जिहाद भरा पड़ा था। ये दिन भर बच्चों को पढ़ाते, शाहीन सईद, मुजम्मिल, उमर, और फिर प्लानिंग करते, मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में हथियार, विस्फोटक जमा कर रहे थे। सवाल ये कि यूनिवर्सिटी में कोई बैकग्राउंड चेक नहीं था, किसी को शक नहीं हुआ। अब एजेंसियां लगी पड़ी हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में छानबीन की जा रही है कि कैसे ये जिहाद का अड्डा बन गई। क्या इसके पीछे भी कोई प्लानिंग थी? क्योंकि वो कहानी तो आ रही है ना कि 19 में लाइसेंस मिला है,
ये जो मोहतरमा डॉक्टर थी यहाँ पे ये भी 21 में आई हैं, तो क्या ये सब कोइंसिडेंस है? आतंकवाद के मामले में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, इसीलिए शक और गहरा हो रहा है। फिलहाल जिस गांव से ये लोग आते हैं, मुजम्मिल उमर गांव, उसमें लोग हमारे डॉक्टर साहब कह के गर्व करते थे, आज थूक रहे हैं इन लोगों पर। इनके माँ बाप को शर्मिंदगी दे रहे, लानत बना दे रहे। उमर की माँ रो रो कर कह रही कि हमें क्या पता था बेटा हमारा ये सब करेगा। गांव वाले चुप है। लेकिन अब कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं है, उस खतरे की है जो सफेद कोट के पीछे छिपा था। आज भी डॉक्टर पकड़े गए, लगातार डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं और सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी जिहादियों का अड्डा बन जाती है, मैनेजमेंट कैसे खामोश होती है। खबर तो यहां तक आई कि इस यूनिवर्सिटी को फंड जो है वो अरब से आकर कोई दे रहा था, वो साल भर में एक बार आते थे। क्या वहीं से यह आतंकवाद का खेल चल रहा था? और MBBS किए हुए लोग, पढ़े लिखे लोग जिहाद की राह पर, आतंकवाद की राह पर चल पड़े। क्या यह सिर्फ ब्रेन वॉश का नतीजा है कि डॉक्टर आतंकवादी बन गए, या आतंकवादियों को डॉक्टर बनवाएगा ताकि शक ना हो? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सवाल परेशान करने वाला। पढ़ा लिखा आतंकवादी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता, दुनिया के लिए खतरा होता, और ये सब पढ़े लिखे शार्प ब्रेन वाले लोग थे। इसी वजह से इतना बड़ा मॉड्यूल इतनी चालाकी से काम कर रहा था। सवाल ये भी, क्या देश में ऐसे और भी लोग होंगे, और भी डॉक्टर इंजीनियर? कितनों पे शक करेंगे? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डर बना हुआ है। दिल्ली वाली घटना हड़बड़ाहट में कितने स्लीपर सेल ऐसे, भारत बच गया क्योंकि कश्मीर पुलिस ने छोटे से पोस्टर से पूरे जिहादी नेटवर्क को धराशायी कर दिया। लेकिन कश्मीर पुलिस अगर ऐसा नहीं कर पाती, वो स्मार्ट नहीं होती, तो क्या होता ये सोचकर आपकी हालत खराब होती। फिलहाल ये जीत एक पड़ाव है, लेकिन अल-फलाह जैसे संस्थानों की जांच, फंडिंग, कसरत, जिहादी ब्रेनवॉश की जड़ से खात्मा, बहुत कुछ करना होगा हमारी तहसीस को। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, चेतावनी है कि दुश्मन बंदूक नहीं, अब सफेद पोश डॉक्टर बनकर इलाज करते हुए घूम रहा है। सफेद कोट के पीछे कोई आतंकवादी हो सकता है। इस बार पोस्टर मिला कि अगली बार इतने खुशकिस्मत होंगे हम। इसलिए दुआ भी कीजिएगा और अपने आसपास नजर भी रखिएगा आतंकवादियों से बचने के लिए।